जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट बुक का 8वां परिवहन और संचार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायु परिवहन, जिसके साधन हैं वायुयान और हेलीकॉप्टर। तो अब आज का जो अपना सफ़र है वो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वायु परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। आप उनको ऐसे कह सकते हो भी बाई चांस बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो उसी तरीके से हम इस टॉपिक को कर लेते हैं। पहला एक प्यारा सा प्रश्न कि परिवहन का महंगा किंतु तीव्रतम साधन जल्दी से कहीं चीज पहुंचाने में किसका इस्तेमाल होता है, वो है वायु परिवहन। अर्थात इससे कम समय में लंबी दूरी है वो तय होती है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बन जाता है, परिवहन का कौन सा साधन है जो कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है, तो वो है एयर ट्रांसपोर्ट की बात आती है। तीसरी बात करते हैं भी ये मूल्यवान सामान, जो कीमती जो चीजें होती है या जल्दी खराब होने वाली जो चीजें होती है विश्व में, उन्हें बहुत तेजी से इसके माध्यम से भेजा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पर्वतों की, हिमालय क्षेत्र की बात करें, हिम क्षेत्रों की यानी बर्फीले क्षेत्रों की बात करें या मरुस्थलीय भागों की बात करें, इन क्षेत्रों में बिना बाधा के परिवहन है वो संभव है। बिना बाधा के परिवहन संभव है, वो किस वजह से, वायु परिवहन से ही ऐसा हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ इसकी और बातें भी और कहाँ उपयोगी हो सकता है हमारे लिए, तो हिमपात, अगर कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं भूस्खलन की समस्या आ जाती है, जब सड़क मार्ग भी बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम वायु परिवहन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा करता है। यानी ऐसी सिचुएशन से निपटने में वायु परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है वो रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो वायु मार्ग हैं उनका सामरिक महत्व भी है, यानी युद्ध के समय भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है वो रहती है। और उसके अलावा कुछ बात करें भी वायु परिवहन के कुछ खर्चे भी हैं, क्योंकि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उनकी अगर बात करें तो वायुयानों को भूमि पर उतारने, ईंधन और उनके रख रखाव की विशेष आवश्यकता है वो पड़ती है। और साथ में जो हवाई पत्तन यानी हवाई अड्डे, एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, एयरपोर्ट का निर्माण है वो भी काफी खर्चीला है वो रहता है। तो ये इतनी बातें आप इस फर्स्ट बुक के इस चैप्टर के अंदर वायु परिवहन के टॉपिक के अंदर आपको ये लाइनें हैं वो तैयार करनी है। कोई भी ऐसी बात इसके अंदर नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत ही दैनिक जीवन से जुड़ी हुई इजी जो चीजें हैं वही है। बस एक बार आप अपनी भाषा में अपने तरीके से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत बात करें अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की। अलग से इसके ऊपर जैसे कोई टिप्पणी भी पूछ सकता है, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो ध्यान रखिए, अंतर महाद्वीपीय यानी अलग अलग महाद्वीपों के बीच जो वायु परिवहन होता है उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। दो बात सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, फिर हम इसकी कुछ और बातों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। पहली बात यह है, अगर आप देखेंगे जो पूर्वी जो अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है और साथ में दक्षिणी पश्चिमी जो अपना एशिया है, वहां पर आपको वायु परिवहन की यानी वायु मार्गों की सुविधा ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात आती है, अगर आप बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, आप बात करें अफ्रीका की बात करें या रूस का वो भाग जो एशिया महाद्वीप में आता है, वहां पर आपको वायु परिवहन की है वो अभाव मिलेगा यानी कमियां मिलेगी। इन दोनों तथ्यों को अगर शामिल कर लें और पूरी पृथ्वी को हम दो भागों में बांट लें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उसके आधार पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बात करें सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो अंतर महाद्वीपीय जो वायु मार्ग है वहां के देशों के अंदर वो आपको सुविकसित है वो मिलेगा।
और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, विश्व के कुल वायु मार्ग का 60% यानी 60% जो इस्तेमाल है वो अकेला अमेरिका करता है, यूएसए करता है। तो विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। उसके बाद बात करें अपने दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य है वो वायु सेवाएं बहुत ही सीमित मात्रा में मिलेगी। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, भी सेम यही लाइन क्वेश्चन के रूप में उठ जाए। भी दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उनके मध्य वायु सेवाएं जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। इसके कोई 2 कारण लिखिए तो ध्यान रखिएगा। इसके कारण है, एक तो यहां पर विरल जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है इन अक्षांशों के बीच। दूसरा हम बात करें तो यहां सीमित स्थलखंड है और तीसरी बात आ जाती है भी आर्थिक विकास है उसकी भी यहां पर हमें बहुत ही कमी देखने को मिलती है, यानी इकोनॉमिक रूप से वो डेवलप एरिया नहीं है। इस वजह से वहां जो वायु सेवाएं हैं वो सीमित है। तो ये हुआ वायु परिवहन वैश्विक संदर्भ के अंदर, क्योंकि फर्स्ट बुक आपकी वर्ल्ड के संदर्भ में है। जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे तो वहां जब वायु परिवहन पढ़ेंगे तो वहां सारी बातें हैं वो अपने देश भारत के संदर्भ में ही समझेंगे। तो ये हुआ एक टॉपिक अपना। इसके साथ साथ एक बात यहां और बता दूं, एक आपको पता है मानचित्र का प्रश्न अपने बोर्ड परीक्षा में आना होता है। तो आपको जो वायु परिवहन यानी हवाई जो अड्डे दिए हुए हैं आपके पाठ्यक्रम के अंदर, तो थोड़ा सा उनका आप मानचित्र के ऊपर अभ्यास है वो जरूर कीजिएगा। हालांकि वही मेन लोकेशन है जो हम बार बार इस फर्स्ट बुक के अंदर है वो इस्तेमाल करते हैं, तो बस आपको मानचित्र के ऊपर उनका अभ्यास है वो जरूर करना है। इतनी बात आप मेरी जरूर मानिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो वायु परिवहन के बाद में अब बात करते हैं अगले परिवहन के ऊपर, और वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन कैसे होता है आप सब जानते हो। आजकल तो हर घर में कहते हैं ना वाटर वर्क्स के माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से हमारे घर में पानी पहुंचता है, तो वो भी तो एक पाइपलाइन परिवहन ही है। तो सबसे पहले तो यही आ जाता है ये परिवहन का बिल्कुल नवीन साधन है। और दूसरा प्यारा प्रश्न बनता है भी इसके माध्यम से परिवहन किनका होता है, तो ध्यान रखिएगा जल का, पानी का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस और तरल जो ऐशक है या तरल जो कोयला है उसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो 1 नंबर का यहां से बनता है। इसके साथ साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है और वो है देश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के अंदर दूध का जो परिवहन है वो भी पाइपलाइन के माध्यम से होता है। कहां? जहां डेयरी फार्म बने हुए हैं वहां से फैक्ट्रियों के अंदर पाइपलाइनों के माध्यम से दूध है उसकी सप्लाई भी की जाती है। और उसके बाद आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम यहां मैं बार बार कह रहा हूं भी विश्व के संदर्भ में है। तो वो है एक यूएसए की बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है जिसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किस देश से है, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अब ये बिग इंच पाइपलाइन है कहां से कहां तक तेल है यानी पेट्रोलियम है वो पहुंचाती है, वो ध्यान रख लीजिएगा। आपको पता है यूएसए के नीचे है मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्व के राज्यों में पेट्रोलियम का परिवहन करती है ये बिग इंच पाइपलाइन, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ एक और ध्यान रख लीजिएगा, विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है वो प्रस्तावित है यानी अभी तक वो पूर्ण नहीं है, ये ध्यान रख लें। और अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन परिवहन वाली जो बात है वहां साबित हो जाएगी, और वो है ईरान से भारत तक
एक पाइपलाइन है वो बिछाने का काम चल रहा है, और वो भी वाया पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान होते हुए। तो ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक एक पाइपलाइन पेट्रोलियम के लिए, अर्थात जो अपना तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसकी सप्लाई के लिए ये पाइपलाइन है वो प्रस्तावित है। बन जाएगी तब ये दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है वो हो जाएगी। तो इतनी बात आप पाइपलाइन को लेकर दिमाग में रखिएगा। तो अपना वायु परिवहन हुआ, पाइपलाइन हुआ, आप देख रहे हो ना, बहुत ही इजी है। जियो को बस हमें आत्मसात करना है, थोड़ा सा इससे बात करनी है, और टॉपिक से बात करोगे तो सब चीजें अपने आप इजी हो जाती हैं। अब आ जाते हैं अंतिम पड़ाव पर, और वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क, संचार की बात आ रही है। नेटवर्क सिस्टम, आपको पता है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, सड़क मार्ग से चले जाओ, रेल मार्ग से चले जाओ, जल मार्ग से चले जाओ, वायु मार्ग से चले जाओ, पाइपलाइन से हम कोई चीज पहुंचा दें, तो ये सारी चीजें हो रही है। इसके साथ साथ हम और भी तो चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, विशेषकर हमारे जो विचार है उनका ट्रांसपोर्ट हम कैसे करें। तो एक तरीके से उनके लिए जब हम विचारों की बात करते हैं, हमारे संदेश की बात करते हैं, तो वहां हम ट्रांसपोर्ट शब्द नहीं लिखकर हम यूज करते हैं शब्द संचार। आप नेटवर्क कहें, कम्युनिकेशन कहें, तो सबसे पहले तो संचार क्या है ये बात आप क्लियर करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अक्सर बोर्ड परीक्षा में कम्युनिकेशन वाले इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, चाहे 1 नंबर का आ जाए चाहे 2 नंबर का। तो देखिएगा, इसमें संदेश यानी मैसेज और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। हमारा कोई संदेश है और हमारे कोई विचार है, और इसके लिए हम यूज करते रहे हैं स्टार्टिंग में टेलीफोन और टेलीग्राफ। टेलीफोन और टेलीग्राफ के माध्यम से हम अपने संदेश और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, और ये बात है 20वीं सदी में। और 20वीं सदी के अंदर मैं आपको बताना चाहूं, ये जो दोनों तरीके थे, टेलीफोन और टेलीग्राफ की बात, इन दोनों विधियों के ऊपर यूएसए का ही एकाधिकार था, यानी उसी को, वहीं पर ये सबसे ज्यादा यूज है वो होता था इस टेक्निक को। फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलती गई। आज आपको पता है भी हम सबसे ज्यादा मोबाइल का, सेलफोन का, और उसके बाद हम टेलीफोन का उपयोग है वो जीवन में करते हैं संचार के लिए। तो आज हम मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है 1990 के दशक की बात करें, तो गौर कीजिएगा 1990 के दशक में क्या हुआ। जो अपना टेली कम्युनिकेशन है यानी दूर संचार जो है उसका कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। तो दूर संचार किसके साथ जुड़ गया, कंप्यूटर के साथ है, उसका विलय हो गया, जिससे एक नेटवर्क बन गया। गौर कीजिए, दूर संचार का कंप्यूटर के साथ जुड़ाव हुआ, जिससे एक नेटवर्क बन गया, और जिसे हमने कहा इंटरनेट कहा। सीधी सी बात, पहले जो और ये डेवलपमेंट क्यों हुआ इसकी बात करें, भी तेजी से डेवलपमेंट होता गया धीरे धीरे। कारण ये था, पहले जो वायरिंग जो होती थी, पहुंचाई जाती थी, वो तांबे के तारों का इस्तेमाल होता था। इसके स्थान पर यूज होने लगा ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होने लगा, यानी कांच से बने हुए बाल जैसे तार बना लिए, और उनसे बहुत ही जो संदेश है वो बिना किसी त्रुटि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है वो बहुत ही आसान है, वो हो गया। अब आपको आज पता है ना, दुनिया में नेटवर्क की बात करें, जब कंप्यूटर का युग आ गया, ये चीजें जुड़ गई, तो अब आज के सारे बच्चे जानते हैं, आज 4G और 5G की जो बात है वो आप जानते हो भी। इंडिया में अब बहुत जल्द इसी साल में कुछ जगह आ जाएगा 5G आ जाएगा, और धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर हर किसी को 5G की स्पीड है वो मिलने लग जाएगी। और अब 4G चल रहा है, तो 4G से 100 गुना तेज जो इंटरनेट की जो सुविधा है, इस नेटवर्क की सुविधा है, वो लोगों को मिलेगी। क्या आपको पता है 1G यानी सिर्फ G शब्द की बात करें, 1G कब आया? 1G 1980 के अंदर आया, और उस टाइम स्पीड बहुत कम होती थी, 2.4
KB प्रति सेकंड की होती थी। फिर 2G आया 1991 के अंदर, 3G आया 2003 के अंदर, और 4G दुनिया में कब आया? 2009 के अंदर आया। और 5G दुनिया में आया 2020 में आया, और इंडिया में अब उसकी स्टार्टिंग हो रही है। 2020 के लास्ट तक है वो लॉन्च हो जाएगा जो 5G है, और इसकी स्पीड 1 GB प्रति सेकंड, यानी आप बस क्लिक करोगे इतने में बड़ी से बड़ी फाइल, फिल्म, आपकी हर चीज है वो डाउनलोड हो जाएगी तुरंत। इतना तेजी से कम्युनिकेशन का काम है वो होगा। तो 1G से 5G तक, और ऐसा ही आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ये चीज और द्रुत गति से, तेजी से होने लग जाएगी। और इस संचार में सबसे बड़ा रोल आता है जिनके बारे में हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ना है। एक तो है उपग्रह संचार। ये सब संभव हो पाया किसकी सहायता से? सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है। और दूसरा आता है साइबर स्पेस, यानी जिसमें हम इंटरनेट की बात करते हैं। तो अब आगे हम संचार के अंदर दोनों टॉपिक, उपग्रह संचार और साइबर स्पेस इंटरनेट, इसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। अब अगर आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बचा हुआ जो थोड़ा सा पार्ट है उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं उपग्रह संचार तकनीक के बारे में, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। यह आधुनिक तकनीक पर आधारित वह व्यवस्था है जिसमें पृथ्वी तथा अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं को पृथ्वी के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। ये है ये जो व्यवस्था। आप यहां देखिए एक छोटा डायग्राम बनाया है। ये अर्थ है, और अर्थ से कोई भी देश, चाहे भारत की बात करें, रसिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, अपना एक सैटेलाइट ऊपर भेज दिया, यानी उपग्रह ऊपर भेज दिया अंतरिक्ष में, और ये उपग्रह विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाएं हैं वो कलेक्ट करता है। पूरी टेक्नोलॉजी होती है, और वो जो सूचनाएं यहाँ इकट्ठी होती है वो वापस उस देश के जो सेंटर होता है वहां पर पहुंच जाती है, और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसी के माध्यम से आज अपने जो टीवी है, रेडियो है, वो सब काम करते हैं। और मौसम संबंधी जो हम भविष्यवाणी करते हैं भी, आज यहाँ बारिश होने की संभावना है, आज यहाँ मौसम खराब होगा, ये सारी बातें हमें इन्हीं सैटेलाइट्स जो कृत्रिम उपग्रह है इनके माध्यम से प्राप्त होती है। एक चीज और बताऊं भी, इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है इस सिस्टम की? संचार के क्षेत्र में इसकी स्टार्टिंग होती है 1970 से मानी गई है, क्योंकि उससे पहले बात करें तो दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नहीं, मैं यूं कहूं सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही ये दोनों जो देश हैं, USA और पहले था पूर्व सोवियत संघ जिसका नाम रूस, प्रतिद्वंदी तो थे ही थे, साथ में संचार के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में ये एक दूसरे के कंपटीटर हो गए। तो सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ, जो कि आज विघटन के बाद उसका बड़ा जो देश बना वो रूस है, 1957 के अंदर इसने स्पुतनिक फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो भेजा। 1958 में USA ने फिर अल्फा भेज दिया। तो यानी ये जो सैटेलाइट भेजने का जो सिस्टम चला, फिर कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल है वो शुरू हो गया। तो 1970 से इस पूरे सिस्टम की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। तो इतनी बात आपको, ये सामान्य बात है, वो दिमाग में रखनी है। अब आ जाते हैं अपने इंडिया पर, यानी भारत में उपग्रह का विकास हुआ तो कौन से उपग्रह भेजे गए उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे प्यारा प्रश्न बनता है, भारत ने पहला कौन सा उपग्रह भेजा? तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम से पहला उपग्रह भेजा था, और कब भेजा ये तारीख भी याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1979 को भारत ने अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में भेजा। दूसरा जो भेजा उसका नाम भास्कर, जो 1979 में ही भेजा। उसके बाद में 1980 के अंदर रोहिणी उपग्रह भेजा। उसके बाद में एप्पल उपग्रह भेजा 18 जून 1981।
ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। एप्पल उपग्रह भेजा, सिर्फ 4 ही नहीं, बहुत सारे उपग्रह है वो इंडिया ने भी अंतरिक्ष में भेजे हैं, और जो संचार और बहुत सारी सूचनाएं हैं वो उनके माध्यम से हम आज कलेक्ट करते हैं। यहां पर एक एप्पल का पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये एप्पल का पूरा नाम है। एप्पल जो उपग्रह भेजा गया उस रॉकेट का यान का नाम है एरियन, थोड़ा ये भी ध्यान रख लीजिएगा। एरियन रॉकेट के माध्यम से एप्पल को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो उपग्रह संचार के अंतर्गत इतनी बातें आपको जरूर माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, और वो है साइबर स्पेस इंटरनेट की बात। आपने सुना होगा, आजकल तो नहीं है, पहले हर सिटी के अंदर आपको साइबर कैफे मिलते थे जहां पर जाकर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। 1995 की बात करूं तो पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा 66% के आसपास यूएसए के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। सन 2000 तक की बात करें तो 40 करोड़ इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले थे, और 2010 तक ये आंकड़ा बढ़ता बढ़ता 200 करोड़ है वो पहुंच गया। और अब आपको पता है दिनों दिन इंटरनेट का इस्तेमाल यानी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कोविड के कारण तो और ज़्यादा लोग हैं वो इसके संपर्क में आए। ये वही साइबर स्पेस इंटरनेट है जिनके माध्यम से आप और हम भी जुड़ पाए। तो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, थोड़ी सी बात करें, और फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन भी साइबर स्पेस की उपयोगिता अर्थात उसका इंपॉर्टेंस बताइएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। तो देखिएगा, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संसार है जो इंटरनेट हम करते हैं ना, जब भी कोई सर्चिंग करते हैं www लगाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब लगाते हैं, तो इंटरनेट के एक बड़े क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। इसकी उपयोगिता की बात करें, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है भी। इसका प्रयोग वाणिज्यिक यानी कमर्शियल रूप में, शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारों द्वारा देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए किया जाता है। जब ये सारे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तब हम कहते हैं, और एक इसके माध्यम से ईमेल, ई वाणिज्य यानी ई कमर्शियल, ई शिक्षा, ई एजुकेशन हो गई, ई प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का है वो विकास हुआ। आज हम जितनी भी योजनाओं का लाभ लेते हैं आपको पता है सबको ऑनलाइन किया हुआ है। तो आप ऐसे समझिए यानी इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, और उससे भ्रष्टाचार में भी बहुत कमी है वो देशों के अंदर आई है। तो इसका प्रयोग वाणिज्यिक, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों द्वारा देश के विकास के लिए किया जाता है, और इससे ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन का विकास हुआ। ई यानी इंटरनेट की बात हो रही है। दूसरा बात करें भी, रेडियो और टेलीविजन तो सूचनाएं हर जगह जो पहुंचाता ही पहुंचाता रहा। जैसे ही इंटरनेट आया तो इंटरनेट से अधिक लोगों तक है वो सूचनाएं हैं वो पहुंचने लग गई, और इसके माध्यम से जो हमने एक संकल्पना, एक कंसेप्ट सोचा था ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक ग्राम की जो अवधारणा है वो इससे साकार हो रही है। यानी पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई है। बस एक नंबर डायल करना है, तुरंत दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हो अपना, उससे बात हो जाती है। ईमेल के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान हो जाती है। आजकल तो बहुत से ऐसे ऐप आ गए, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, बहुत सारे जहां हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन सब किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। उसके साथ साथ आपको पता है भी उपग्रहों से प्राप्त जो डायग्राम होते हैं, सैटेलाइट से जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम किसी भी नगर की नियोजन की यानी उस सिटी की प्लानिंग की, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढने में किया जाता है, और इस प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान भी हम इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का एक प्यारा क्वेश्चन यहां निकलता है, साइबर स्पेस की उपयोगिता। उम्मीद करता हूं आप सबके ये कंसेप्ट है वो क्लियर
हो गया होगा। और कल मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स हैं वो भी अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया है उसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। आप तैयारी है वो करते रहिएगा। और दूसरा, हर शनिवार को अपना एक टेस्ट होता है, अभी ऑब्जेक्टिव मोड पर चल रहा है वो, और 7 चैप्टरों का टेस्ट हो चुका है। 8वां जो चैप्टर है अपना अभी आने वाला जो सैटरडे है उसको होगा। आप अच्छे से इस चैप्टर को है वो तैयार कर लीजिएगा। और अगली क्लास हम अपने 9वां जो चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड उसको स्टार्ट है वो करेंगे। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा।